नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। यो रक्षा, दवा आदि क्षेत्रों में 100% विदेशी पूंजी की अनुमति की वाहवाही चौतरफा है, मगर कारोबारी दुनिया में अधिक। देश के राजनीतिबाज इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस लेफ्ट में सोचा जा रहा है कि इससे सरकार के लिए जीएसटी पास कराना मुश्किल होगा। सरकार ने ममता बनर्जी, जयललिता आदि से बात करके जीएसटी पर बात आगे बढ़ाई है। इस मामले में कांग्रेस अलग थलग पड़ी है। तभी माना जा रहा था कि छत्रपों की मदद से सरकार राज्यसभा में जीएसटी बिल को पास करा लेगी, मगर अब कांग्रेस, आप पार्टी, लेफ्ट और क्षेत्रीय पार्टियां 100% विदेशी पूंजी के मुद्दे पर राजनीति करती हुई लगती है। इस मामले पर विपक्ष ने सरकार को संसद में घेरा तो उसका असर जीएसटी बिल पर पड़ेगा। विदेशी पूंजी की नई छूट को फेमा नियम में संशोधन और उस पर रिजर्व बैंक की अधिसूचना को लोकसभा व राज्यसभा में रखना होगा। दोनों सदनों की मंजूरी लेनी होगी। सरकार के लिए मंजूरी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन बहसबाजी और हल्ले में कांग्रेस लेफ्ट प्रचार करेगी कि देश को बेच दिया है। मजेदार बात है कि रक्षा के क्षेत्र में मनमोहन सरकार ने भी एफडीआई का दरवाजा खोला था। वहीं कांग्रेस अब तकनीकी पेच पर विरोध जतला रही है। मोटे तौर पर विदेशी पूंजी की अनुमति के फैसले का स्वागत है, तो उसके बहाने आम जनता को भड़काने की कोशिश भी कम नहीं होनी है। संदेह नहीं कि मोदी सरकार के 2 साल में एफडीआई का फैसला सर्वाधिक अहम और साहसी है। इन फैसलों से सरकार आर्थिकी के कायाकल्प व सुधार के गियर में आई है। संसद का मानसून सत्र एफडीआई और जीएसटी के 2 ऐतिहासिक फैसलों का गवाह होगा, पर विपक्ष की घेरेबंदी भी देखने को मिलेगी। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जून को अपने मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा के लिए मंत्रियों के साथ कई बार बैठक की है, लेकिन गुरुवार की बैठक को खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि मोदी के मंत्रिपरिषद के कई सदस्यों के लिए यह विदाई बैठक हो सकती है। इस बैठक में मंत्री अपने अपने विभागों के कामकाज का ब्यौरा देंगे, जबकि प्रधानमंत्री के पास कैबिनेट सचिवालय की ओर से तैयार किया गया हर मंत्रालय का ब्यौरा पहले से मौजूद है। बहरहाल इस बैठक के तुरंत बाद मोदी सरकार में फेरबदल हो सकती है। जानकार सूत्रों के मुताबिक 1 से 6 जुलाई और 12 से 17 जुलाई के बीच की 2 तारीखों के बीच फेरबदल हो सकती है। प्रधानमंत्री 7 से 11 जुलाई तक 5 दिन की अफ्रीका यात्रा पर जा रहे हैं। उनको 4 अफ्रीकी देशों का दौरा करना है। खबर है कि 18 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा, जो 13 अगस्त तक चलेगा। इस बीच में सरकार में फेरबदल संभव नहीं है। सो भाजपा के नेता मान रहे हैं कि 7 जुलाई से पहले सरकार में फेरबदल संभव है। इसके साथ ही भाजपा संगठन में भी बदलाव होना है। अमित शाह अपनी टीम में कुछ नए चेहरे शामिल करेंगे। इसके अलावा दिल्ली और बिहार में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के नाम का भी ऐलान किया जाएगा। दोनों राज्यों की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में इस बारे में चर्चा हुई है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इसकी सूचना दे दी गई है। कांग्रेस पार्टी के लगभग सारे क्षत्रप इन दिनों स्वतंत्र हो गए हैं। उन्होंने किसी न किसी तरीके से कांग्रेस आलाकमान को बता दिया है कि उनके कामकाज में दखल नहीं दिया जाना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह, वीरभद्र सिंह, हरीश रावत, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अधीर रंजन चौधरी आदि कुछ ऐसे क्षत्रप हैं जो अपने मनमाफिक काम कर रहे हैं। पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब पार्टी के ऊपर इस बात का दबाव बनाया है कि उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया जाए। इशारों इशारों में उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को बताया है कि उनकी मर्जी नहीं चली तो वे अलग पार्टी बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल वे 37 विधायकों को लेकर अलग पार्टी बनाने वाले थे। इस तरह उन्होंने बताया कि पार्टी विधायकों पर उनकी कैसी पकड़ है। उन्होंने अपनी रिश्तेदार आशा कुमारी को पार्टी का प्रभारी भी बनवा लिया है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पार्टी हाईकमान को 2 टूक अंदाज में कहा है कि वह किसी गलतफहमी में न रहें। उन्होंने कहा कि वे न राजनीति छोड़ने वाले हैं और न सत्ता पर दावेदारी। आनंद शर्मा को हिमाचल में नेता बनाए जाने की कोशिशों पर उनका यह हमला था। ऐसे ही हरीश रावत ने दबाव डालकर यह सुनिश्चित कराया कि स्टिंग ऑपरेशन के बावजूद पार्टी हाईकमान किसी नए नाम पर विचार न करे। हुड्डा ने राज्यसभा के चुनाव में और चौधरी ने सीपीएम से तालमेल में अपनी ताकत दिखाई है।
कांग्रेस पार्टी के चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी और दूसरी सभी पार्टियों के नेताओं को हैरान परेशान करके रखा है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि किस आधार पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा। कई नेता और राजनीतिक जानकार उनकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। उन्होंने सबसे अलग हटकर पिछले साल बिहार चुनाव के समय कहा था कि राजद, जदयू और कांग्रेस गठबंधन को 180 सीटें आएंगी और सचमुच उसे 178 सीटें मिली। इसलिए उत्तर प्रदेश सीएम के बारे में उनके बयान को कई लोग गंभीरता से लेने लगे हैं। माना जा रहा है कि वे कांग्रेस का प्रदर्शन सुधार सकते हैं और अगर त्रिशंकु विधानसभा बनी तो सरकार बनवाने में कांग्रेस की भूमिका हो सकती है। लेकिन ये इस पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस की ओर से सीएम का दावेदार किसे घोषित किया जाता है। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दावेदार बनने से इनकार कर दिया है। पार्टी हाईकमान को भी इससे राहत मिली है। इसके बाद कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि सिर्फ प्रियंका गांधी और वरुण गांधी बचते हैं। या तो प्रशांत किशोर को सोनिया गांधी के यहाँ से हरी झंडी मिल गई है कि चुनाव से पहले प्रियंका को उतारा जाएगा, या जैसे की चर्चा है उन्होंने वरुण गांधी से बात कर ली है कि अगर भाजपा उनको दावेदार नहीं बनाती है तो कांग्रेस उन्हें अपना चेहरा बनाकर पेश कर सकती है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित से कहा है कि वे उसकी इफ्तार दावत में न आए। मुस्लिम मंच ने 2 जुलाई को संसद की एनेक्सी में इफ्तार की दावत दी है। इसके लिए उसने पाक उच्चायुक्त को भी न्योता दिया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ जवानों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद बासित ने जो बयान दिया उससे नाराज होकर मंच ने उनको दिया गया न्योता वापस ले लिया। जिस दिन हमला हुआ था उसी दिन बासित ने पाक उच्चायोग में इफ्तार की दावत रखी थी। वहाँ पत्रकारों ने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ इस तरह के सवाल न पूछें, ये इफ्तार की दावत है, एंजॉय करें। उनके इस बयान के बाद मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने उनसे कहा कि वे उनकी दावत में न आए। मंच के संयोजक इंद्रेश कुमार ने कहा है कि इस बार का आयोजन बहुत बड़ा है और 35-40 मुस्लिम देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों को इसमें बुलाया गया है। मिसाइल तकनीक नियंत्रण व्यवस्था यानी MTCR में भारत को पूर्ण सदस्य बनाए जाने से चीन भड़का है। उसने भारत को नसीहत देते हुए कहा है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि भारत क्यों अमेरिका के पीछे भाग रहा है। चीन ने कहा है कि भारत को समझना चाहिए कि अमेरिका ही पूरी दुनिया नहीं है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय में ये भी कहा गया है कि भारत में राष्ट्रवाद की कमी है और वो पश्चिमी देशों के पीछे भागकर खुद अपना नुकसान कर रहा है। चीन ने कहा है कि NSG पर मिली नाकामी के लिए भारत के नेता चीन को कोस रहे हैं, लेकिन वे अपनी कमी नहीं देख रही हैं। NSG में भारत की सदस्यता के सवाल पर चीन ने गोलमोल जवाब दिया। उसने कहा कि उसे भारत की सदस्यता से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियम कानून तोड़कर वो भारत का समर्थन नहीं कर सकता है। मालेगांव बम धमाकों की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत नहीं मिली है। इस मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने साध्वी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। प्रज्ञा सिंह ने पिछले हफ्ते इस मामले पर सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुनाने के लिए आज की तारीख तय की थी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पिछले 8 साल से जेल में है। पिछले दिनों जाँच एजेंसी NIA ने अपना पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सहित 6 आरोपियों को क्लीन चिट दी गई थी। उसके बाद ही साध्वी के वकील ने जमानत की अर्जी दी थी। इस मामले में मारे गए लोगों के परिजनों ने जमानत याचिका के विरोध में अर्जी दायर की थी। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के कामकाज, बड़ी उपलब्धियों और कार्यक्रमों का ब्यौरा अब हर महीने जारी किया जाएगा। ध्यान रहे, केंद्र सरकार ने पिछले ही महीने 2 साल पूरे होने के मौके पर 2 साल के कामकाज का ब्यौरा जारी किया है, लेकिन अब कैबिनेट सचिवालय ने सभी मंत्रालयों के सचिवों को एक निर्देश भेजा है। इस निर्देश में कहा गया है कि वे हर महीने किए जाने वाले बड़े फैसलों, बड़ी उपलब्धियों और महत्वपूर्ण घटनाओं का ब्यौरा सार्वजनिक करें। पिछले हफ्ते भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि सरकार के कामकाज में व्यापक पारदर्शिता सुनिश्चित करने और लोगों को सरकार के कामकाज के बारे में सारी सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए जरूरी है कि सभी विभाग अपने कामकाज का ब्यौरा सार्वजनिक करें। बहुजन समाज पार्टी छोड़ने के बाद अलग पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य 1 जुलाई को अपनी ताकत दिखाएंगे। उन्होंने 1 जुलाई को लखनऊ में अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा है। वे इसे सफल बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रही हैं। इस सम्मेलन की सफलता से उनका सियासी कद तय होगा। माना जा रहा है कि वे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं। पहले उनके सपा में जाने की संभावना जताई जा रही थी कि खुद मौर्य ने सपा की आलोचना करके उसे ठेंगा दिखा दिया। मौर्य के प्रति भाजपा का रुख सकारात्मक है। उनको भाजपा में लिए जाने के बारे में पूछने पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि स्वच्छ और संघर्षशील छवि वाले लोगों को भाजपा जरूर मौका देगी। भाजपा के दूसरे नेताओं ने खुलकर कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में शामिल होंगे। हालांकि उन्होंने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। रक्षा, दवा, सिंगल ब्रांड आदि में विदेशी पूंजी के लिए सरकार ने दिल खोल जो दरवाजा खोला है, उसने संघ के संगठनों को ठनकाया है तो विरोधी पार्टियों को विरोध का मुद्दा दिया है। विपक्ष मोदी सरकार को देशी विदेशी कंपनियों की हितैषी सरकार
वह देश को बेचने जैसे आरोप लगा रहा है। एफडीआई का फैसला कई तरह की क्रिया प्रतिक्रिया लिए हुए। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। अगले महीने शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र का एजेंडा तय होने लगा है। सरकार अपना एजेंडा बना रही है और ऐसे विधेयकों की सूची बना रही है जिन्हें सत्र में पास कराना है, तो दूसरी ओर कांग्रेस उन विधेयकों की सूची बना रही है जिन्हें रोकना है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी दूसरी विपक्षी पार्टियों को भी साथ लाने की कोशिश में है। सरकार की ओर से राज्यसभा में जीएसटी बिल को पास कराने की कोशिश होगी। इस पर वित्त मंत्री अरुण जेटली का दावा है कि तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्य सहमत हो गए हैं। इसका संकेत भी पिछले दिनों मिला जब केरल के वित्त मंत्री ने जीएसटी का समर्थन किया। जीएसटी बिल पर भाजपा ने कांग्रेस को अलग थलग किया है, लेकिन अब कांग्रेस को कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने और एफडीआई के नियमों को उदार बनाने के फैसले का मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस ने एफडीआई को लेकर सरकार पर तीखे हमले किए। मोदी और जेटली के पुराने ट्वीट निकालकर उनको घेरने की कोशिश हो रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि एफडीआई का नाम सुनते ही भड़कने वाले मजदूर संगठन इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। इसका वैसा विरोध नहीं हुआ है जैसा आमतौर पर होता रहा है। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि एफडीआई के ज्यादातर फैसलों में सिर्फ नियमों को उदार बनाया गया है, कोई नया क्षेत्र नहीं खोला गया है। जिन क्षेत्रों में 100% निवेश की मंजूरी देने का हल्ला हुआ है उसमें पहले से 100% निवेश की इजाजत थी। फर्क इतना है कि पहले विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड यानी FIPB की मंजूरी के बाद निवेश की इजाजत होती थी और अब सीधे मंजूरी वाले रास्ते से निवेश की अनुमति होगी। कुल मिलाकर तकनीकी चीजों को ज्यादा बदला गया है और नीतिगत फैसले कम हुए हैं। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा फैसला खुदरा क्षेत्र में एफडीआई पर होना है, लेकिन सरकार ने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की। तभी भाजपा का कहना है कि पहले भी वह खुदरा कारोबारियों के हितों की रक्षा के लिए ही आवाज उठाती थी, पर कांग्रेस इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। रक्षा क्षेत्र में 100% निवेश को उसने देश की सुरक्षा चिंता से जोड़ा है। उसका कहना है कि इससे देश की सामरिक सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। लेफ्ट पार्टियों का इस पर कांग्रेस को साथ मिला है और चूंकि जनता परिवार की तमाम पार्टियां एफडीआई का सैद्धांतिक विरोध करती रही हैं, इसलिए वे जीएसटी पर भले ही सरकार का साथ दे रही हैं, लेकिन एफडीआई के मसले पर सरकार का विरोध करेंगी। इसलिए कांग्रेस इस मुद्दे पर विपक्षी एकता की उम्मीद कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि एफडीआई का मुद्दा भूमि अधिग्रहण कानून जैसा बन सकता है। कांग्रेस ने विपक्ष को एकजुट करके भूमि अधिग्रहण बिल रुकवाया था और सरकार को इसे वापस लेने के लिए मजबूर किया था। उसी तरह माना जा रहा है कि कांग्रेस एफडीआई पर भी आंदोलन करेगी और विपक्ष को एकजुट करेगी। संसद के मॉनसून सत्र में एफडीआई का एक बड़ा मुद्दा होगा। दूसरी ओर सरकार पर भी दबाव बढ़ा है कि उसने इतना बड़ा फैसला किया है तो इसके नतीजे दिखने चाहिए। अगर जल्दी ही कुछ बड़ा निवेश नहीं आता है तो सरकार की अलग किरकिरी होगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद विदेशी पूंजी के सियासी बवाल पर चर्चा करेंगे। आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की छूट को देश बेचने माफिक बताया है। उधर कांग्रेस के आनंद शर्मा, लेफ्ट के सीताराम येचुरी ने जैसी आलोचना की है उससे आगामी संसद सत्र में खासा हल्ला होना है। राजनीतिक टकराव में आर्थिक मुद्दे हावी होते लगते हैं। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकुल शुक्ला है। मुकुल जी, नरेंद्र मोदी सरकार के विदेशी पूंजी को लेकर जो फैसले हुए हैं उस पर कांग्रेस, आप और लेफ्ट ने विरोध का फैसला किया है। क्या लगता है आपको कि ये एक सियासी मसला बड़ा बनेगा? ये मामला बड़ा बन नहीं सकता, क्योंकि देखिए ये जो तीनों पार्टियां हैं ये तो बहुत पहले से पता है कि जो भी मोदी सरकार करेगी, कुछ भी करेगी, उसका विरोध करेंगे। लेकिन अगर आप विदेशी निवेश का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो डिफेंस में और सिविल एविएशन में और मोबाइल कैरेजेज में और फार्मास्यूटिकल्स में जो सरकार ने फैसले लिए हैं, उन फैसलों का बहुत क्या कहते हैं बहुत अच्छा असर पड़ने वाला है। क्योंकि अब देखिए जैसा कि ये अभी आपको पता होगा कि 2015-16 में इंडिया बिकेम भारत जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, फॉरेन निवेश के लिए सबसे बड़ा डेस्टिनेशन, 56 बिलियन डॉलर्स। सवाल ये है कि अब पैसा दुनिया में है, आप अगर पैसा नहीं लेंगे तो चीन जाएगा।
हाँ दूसरी श्रीलंका जाएगा, अफ्रीका जाएगा, साउथ अफ्रीका जाएगा। तो आप ये जो सोच है, ये सोच ही बहुत ही नेगेटिव सोच नहीं वो सोच है, लेकिन ये सोच ये आरएसएस के स्वदेशी मंच से लेकर कईयों की है कि भारत को अपनी आत्मनिर्भरता और विदेशी पूंजी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। और इसमें जैसे डिफेंस के मामले में है, कांग्रेस का तर्क ये कि जो नई तकनीक आने की शर्त पहले थी वो अभी नहीं मानी और 100% एकदम डिफेंस के अंदर देना। तो इसमें ये कि ये रक्षा के मामले में और उसमें अपने हितों के साथ में समझौता करना है। अच्छा 70 साल में मान लिया 70 साल में हमने कितने प्लेन बना लिए? एक प्लेन बना था, उसमें भी रिवर्स, हाँ उल्टा मैन पावर फ्लो हुआ था। एक जर्मन साइंटिस्ट थे डॉक्टर कर्ट टैंक, हाँ हिटलर के जर्मनी के, वो यहाँ पर आए तो हंटर प्लेन वो पहली बार हमने बनाया। उनके मरने के बाद एक प्लेन नहीं बना। आज तक हमने कितने अपनी प्लेन जो है, एक एलसीए जो है वो 40 साल से हम उड़ाए ही जा रहे हैं। एक मेन बैटल टैंक हमसे नहीं बनता। अगर हमने मारुति को आने नहीं दिया होता तो कारें वही एम्बेसडर के युग में रहती। ये देखिए, ये सब बोलने की बात होती है। एक तरफ राजनीति है, एक तरफ व्यावहारिकता है। सवाल तो व्यावहारिकता के हिसाब से दवा क्षेत्र के अंदर को भी लेकर कई चिंता, तो मतलब आपके अनुसार इसमें सरकार ने सोच समझकर पूरे तरह से कायदे से किया? सरकार सोच समझ करके चल रही है और उन्हें पता है कि अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर एक बोइंग जैसी कंपनी आकर के फाइटर प्लेन बनाती है, उसमें नहीं तो आप बाहर से खरीदेंगे। जैसे 36 रफाल खरीद रहे हैं 30,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए। अगर आपने वही प्लेन यहाँ पर 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बनना शुरू होता तो एक तो आपके लोगों को, अपने लोगों को नौकरियां मिलती, छोटी नौकरियां से लेकर के बड़ी नौकरियां तक। दूसरी, वो स्किल इन द प्रोसेस, हमारे आदमी वहां पर काम करते तो स्किल भी सीखते। अच्छा, उसके बाद टैक्स लगती है, एक्साइज, कस्टम्स वगैरह, तो 50% तो आपका दाम ऐसे ही घट जाता है और फिर उसके बाद आप प्लेन लेते तो वो आपको और सस्ती पड़ती। विदेशी पूंजी को लेकर हमारे 70 सालों में पूरी बहस रही है और आज भी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ये मानता है कि ये बड़ी कंपनियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, बड़े उद्योगपतियों के पक्ष वाली बातें हैं। इन सब आलोचना में कहीं न कहीं तो मतलब इसके लिए जनमानस जो माहौल बनना चाहिए, सियासी माहौल, वो माहौल तो नहीं है। नहीं, जनमानस को पता है कि उनको नौकरी चाहिए। ये जो अपने चिंतक लोग हैं ऊपर में बैठे हुए, हाँ अगर इन्होंने क्या कहते हैं, ये करप्ट इकोनॉमिक फिलॉसफी हाँ को बैकअप नहीं किया होता और लोगों को घास नहीं खिलाया होता तो ये स्थिति, हिंदुस्तान कहां से कहां चला जाना था। और जब 70 के दशक में नॉर्थ ईस्ट एशिया के देश हाँ वो टाइगर बन रहे थे, उन्होंने अपना ओपनिंग अप किया तो यहाँ पर नेशनलाइजेशन का स्लोगन चल रहा है। यहाँ पर ये पॉलिटिक्स बाजी बहुत ज्यादा होती है। 70 साल से राजनीति हुई है, गरीबों के नाम पर हुई है और गरीबों का इसमें कोई भला नहीं हुआ है। अभी जो राजनीति हो रही है मोदी साहब के नेतृत्व में, कम से कम इसमें कोई आडंबर नहीं है, झूठ। उनका मानना है पैसे की अपनी राजनीति होती है और पैसा वहीं जाएगा जहां पर उसे 2 पैसे की प्रॉफिट मिलेगी। कोई आपके ऊपर हाँ क्या कहते, कोई आपको मुफ्त में कुछ देने आ नहीं रहा है। तो अगर आपको उद्योग धंधे बढ़ाने हैं तो ऐसी नीतियां बननी चाहिए और बनाई जा रही हैं जिससे लोगों को लगे कि वहां पर उनका पैसा नहीं। पर मेरा एक ये कहना है कि देखिए, डिफेंस का मामला हो या बाकी में, कईयों के अंदर विदेशी पूंजी को आने देने की पहले भी अनुमति दी गई। मनमोहन सरकार के समय भी कई फैसले हुए, फिर भी नई कंपनियां आई, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई क्योंकि यहाँ का काम का माहौल, यहाँ की जमीनी हकीकत भी अभी वैसी नहीं बनी हुई है। ये बाधा तो अपनी हाँ उस समय 100% नहीं दिया ना, उस समय 100% ओनरशिप नहीं दी। हाँ आपने कभी मतलब 100% ओनरशिप देने से आपका विश्वास है कि कंपनियां, विदेशी कंपनियां आएगी, तब आएंगी। उनका भरोसा है कि बस हाँ ये स्थिति हमारे लिए बेहतर है। अब आए चाहे नहीं आए, मोदी जी ने कह दिया कि भाई आपको जो चीज आप मांग रहे थे 100% FDI, हाँ वो तो 75% मांग रहे थे, उन्होंने कहा ये लो तुम 100% FDI आओ। क्योंकि हमारे नेबरहुड में जो आपको याद होगा कारगिल के समय जो गोले 2 रुपए के थे वो 20 रुपए और 50 रुपए में हमें खरीदने पड़े। हाँ तो वो स्थिति जहां पर 2 दुश्मन आपके बॉर्डर पर हाँ घात
की तरह बैठे हुए हैं और आपको रोज उस नाते डिफेंस का फैसला बहुत जरूरी बिल्कुल। और वक्त का तकाजा है। बिल्कुल। मुकुल जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब फिर कल मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।